Hello, friends. Today we are going to learn some basic concepts of accounting. So, myself, Akash, and in this video, we'll learn what is the foundation of account. So, the account from the starting concepts. What is the starting concepts of accounting? First of all, we have to understand what is बात करेंगे अकाउंट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो कि स्टूडेंट्स को 11th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो वो स्टूडेंट जो 11th क्लास में नए गए हैं और उन्होंने फर्स्ट और सेकेंड डे की क्लास मिस करी है, तो वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख के लर्न कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड डे की क्लासेस, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड डे 11th में अकाउंट्स या कॉमर्स स्टूडेंट के बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही अकाउंट से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए या फिर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग क्या है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी है, समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा इनटू अ मीनिंगफुल फॉर्मेट। फाइनेंशियल डेटा का मतलब यहाँ पे क्या है? फाइनेंशियल डेटा अगर हम कंपनी के हिसाब से बताएं तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फाइनेंशियल डेटा होते हैं कंपनी के दो मेन फाइनेंशियल डेटा, जिससे कि कंपनी पता लगाती है कि वो फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट उनको साल में हो रहा है और कितने लॉस उनको हो रहे हैं साल में। ठीक है। फाइनेंशियल डेटा का मतलब ये होता है कि कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। जैसे कि सपोज कीजिए, अगर आप घर में मंथली बजट बनाते हैं तो आपकी कितनी इनकम है, उस इनकम में से कितना आपको कॉस्ट लगेगी पूरे महीने की और कितना आपके पास सेव होगा। तो जो सेव होगा वो आपका प्रॉफिट, और जो आपका कॉस्ट लगेगी वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जितना बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट। और एज अ डोमेस्टिक के हिसाब से बोले तो वो प्रॉफिट नहीं, वो हमारी सेविंग्स होती हैं। आगे अगर आप अकाउंट से पढ़ेंगे तो उसको हम कुछ और टर्म से बुलाते हैं। तो चलिए अभी तो वीडियो में हम प्रोसीड करते हैं आगे। तो ये होता है समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्मेट। मीनिंगफुल फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है। तो अब ये तो रही अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग से एक फाइनेंशियल डेटा है जो कंपनी बनाती है अपनी स्टेटस को जानने के लिए कि वो कहाँ स्टैंड करती है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में स्टार्ट होता है कि अकाउंटिंग तो क्या है, ये तो पता लग गया, लेकिन अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, ये कैसे पता लगेगा? तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है सोर्स डॉक्यूमेंट से। अब आप सोचेंगे कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट है क्या? सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है ट्रांजैक्शंस का। मान लीजिए अगर आप कोई सामान लेने जाते हैं घर में, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई डेयरी जाते हैं मिल्क परचेज करने के लिए, राइट? अब डेयरी से आप डेयरी डेयरी से जाके आप मिल्क लेंगे और उनको पैसा देंगे। ये तो ही हमारे नॉर्मल लैंग्वेज की बात। इसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। आपने पैसा दिया, उनसे आपने गुड्स लिया, इसको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। कंपनी के हिसाब से ये ट्रांजैक्शंस होती हैं और हर एक ट्रांजैक्शंस की एविडेंस होते हैं। उन एविडेंस को कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। हर एक ट्रांजैक्शन, कंपनी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके कुछ ना कुछ एविडेंस होते हैं, चाहे वो बिल रिसीवेबल हो, बिल्स पेएबल हो, चाहे वो वाउचर्स हो, चाहे वो नॉर्मल रिसिप्ट्स हो। वो सब एविडेंस होती हैं कंपनी की, और उन्हीं के आधार पे जो अकाउंटेंट होता है कंपनी का, वो जर्नल एंट्रीज पास करता है। अब जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? अगर आप कोई सामान लेने के लिए जाते हैं घर पे, मैं नॉर्मली घर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में हम जो करते हैं पैसे के साथ, वही कंपनी अपने साथ करती है डे टू डे लाइफ में पैसे के साथ। तो आप दोनों बातों को कनेक्ट कर पाएँ, इसलिए मैं घर से कनेक्ट कर रहा हूँ।
तो क्या होता है जनरल एंट्री में? जनरल एंट्री में जैसे कि मान लीजिए आप जैसे कि स्टेशनरी की शॉप में जाते हैं एक पेन लेने के लिए। आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि हाँ मैं गया, पेन लिया मैंने, पेन उनसे मैंने लिया, उनको मैंने 10 रुपये दिए पेन के। तो नॉर्मल लैंग्वेज ही हमारी ये रहती है। बट कंपनी की लैंग्वेज रहती है डिफरेंट, जिस लैंग्वेज को हम बोलते हैं जनरली। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, वैसे कंपनी की भाषा जनरल है। आगे वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे जनरल एंट्री की लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है। जर्नल एंट्रीज के जो बाद जो अगला प्रोसेस है वो है लेजर अकाउंट। अब आप सोचेंगे लेजर क्या होता है? देखिए, लेजर का मतलब ये होता है, अब यहाँ पे जर्नल अकाउंट है, जर्नल लैंग्वेज है। आपने पेन लिया स्टेशनरी में जाके, पेन मतलब एसेट, आपके पास एसेट आई, स्टेशनरी वाले के पास रेवेन्यू गया, कैश गया, राइट। हालांकि दोनों ही एसेट है, कैश भी एसेट के तौर पर ही आता है, ठीक है। पर इनकम स्टेशनरी वाले को ही, आपको एसेट मिल गया, राइट। अब सेल्स अकाउंट अलग बनता है, परचेज अकाउंट अलग बनता है, और रेवेन्यू अकाउंट अलग बनता है। तो ये जो सारे अकाउंट सेपरेट बन रहे हैं ना, इनको हम लेजर बुलाते हैं। और हमने जो इकट्ठा पास किए थे, एक साथ हमने जो जर्नल एंट्रीज पास करी थी, उन सबसे सेपरेट करके हम अलग से एक अकाउंट बना देते हैं फुल फ्लेज, जिसको नाम हम देते हैं लेजर अकाउंट, और दूसरा नाम उसको हम पोस्टिंग देते हैं। अब इस लेजर अकाउंट की मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये सबका बैलेंस होता है, ये सारे लेजर्स का एक बैलेंस बनता है यहाँ पे, जिसको हम नाम देते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये अकाउंटिंग की 4 मेजर अकाउंटिंग प्रोसेस हैं। जिन प्रोस जो ये 4 प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस को हम बुक कीपिंग बुलाते हैं, राइट। वी कॉल दिस प्रोसेस बुक कीपिंग। सो हम ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो आप बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? आपने जैसे कि यहाँ पे पढ़ा था अभी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अलावा भी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो कि आप देख चुके हैं। लेकिन इसके अलावा कौन सी है? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसके अलावा भी और स्टेटमेंट्स होती हैं, बट मेजर यही होती हैं, ठीक है। ठीक, ये तो रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात, जिसके थ्रू कंपनी अपना स्टेटस जानती है कि वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं। लाइक बैलेंस शीट से उनको पता लगता है वो किस पोजीशन पे हैं अभी, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस से पता लगता है उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हुआ है, कंपनी को इस साल लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, या फिर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। दोनों में से कोई एक बात उनको पता लग जाती है साल में हुआ क्या है। और कभी भी कंपनी के लिए साल 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये कंपनी का एक साल कंप्लीट होता है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर के तौर पर बोलते हैं। याद रखिएगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये कंपनी का एक साल होता है। तो अब ये तो रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात। अकाउंटिंग प्रोसेस जो आपने देखा यहाँ पे, सोर्स डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होता है ट्रायल बैलेंस तक, जिसको हम बुक कीपिंग बुलाते हैं। बुक कीपिंग के बाद, बुक कीपिंग का लास्ट प्रोसेस ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि अकाउंटिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं। ऐसे तो बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट कुछ मेजर जो आपको फ्रीक्वेंटली लगातार हर जगह आपको दिखने को मिलेंगे, उनको हम लेके आए हैं आपके पास। 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब पहला एलिमेंट हमारा एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी। ये 3 एलिमेंट हमारे बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। और एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आते हैं, ठीक है। एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी बैलेंस शीट के अंदर आती है, और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आते हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ठीक। लेकिन अब हम एक एक करके एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं।
तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास आता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एसेट। एसेट की डेफिनेशन यहाँ पे कह दी है। मैं एसेट की डेफिनेशन को आपको पूरा ब्रेक करके बताऊंगा। एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट of past events and which future from sorry and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. An asset is a resource controlled by an entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे, जो एंटिटी का मतलब है वो कंपनी ही होती है। एंटिटी का मतलब कंपनी होती है। आप जैसे कि जानते हैं कि एंटिटी मतलब पहचान। अगर इसको हिंदी में अनुवाद करें, एंटिटी का मतलब तो पहचान। ठीक है। कंपनी की अपने ओनर से अलग पहचान होती है। जैसे कि अगर आप आगे पढ़ते हैं अकाउंट्स में, या लॉ पढ़ते हैं, बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, जिसके नाम पे सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। ठीक है। फिलहाल एसेट क्या होता है कंपनी का? वो रिसोर्स होता है, वो जरिया होता है, वो चीज़ें होती हैं जिस पे कंपनी का कंट्रोल है। जैसे कि मेरा इस पेन पे कंट्रोल है। ठीक है। इस पेन से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या प्रॉफिट होगा? मैं इस पेन से अपनी स्टडी करूँगा। स्टडी करके क्या होगा? मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, ये मुझे बेनिफिट मिलेगा, राइट। वैसे ही मान लीजिए कंपनी ने एक स्टोर ओन किया, मतलब एक रूम रेंट पे लिया है प्रोडक्शन करने के लिए। सॉरी, रूम आप रहने दीजिए। मान लीजिए एक मशीन उन्होंने परचेज करी है। अब वो मशीन क्या है कंपनी की? वो है एसेट। उसे क्या होगा? कंपनी का उस एसेट पे कंट्रोल है। अब उस एसेट से कंपनी कभी भी एसेट परचेज करती है तो यही सोच के परचेज करती है कि हाँ, ये एसेट हमें प्रॉफिट दिलाने में मदद करेगी, राइट। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एन एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट अ कंपनी incurs to generate revenue and from which no further benefits is expected। ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा था from which future economic benefits are expected। मतलब एसेट पे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, मतलब एसेट पे हम बेनिफिट्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक्सपेंसेस में जाहिर सी बातें हम नहीं रख सकते। ठीक है। देखिए, मान लीजिए मेरे को मार्क्स अच्छे लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए मुझे पेन चाहिए। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, क्या मुझे इससे कोई डायरेक्ट बने? अगर मान लीजिए मैंने पेन परचेज कर लिया, मैं पढ़ूँ नहीं, तो क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा इसका? नहीं मिलेगा, राइट। तो कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब अपने काम को चलाने के लिए, मतलब वो खर्चा तो कंपनी को ऑब्लिगेटरी करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करती थी तो कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैसे करेगी? जैसे कि मान लीजिए रेंट इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए एक प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हाउस है। वहाँ पे अगर बिजली पे अगर कंपनी खर्चा नहीं करेगी, बिजली पे अगर कंपनी खर्चा नहीं करती तो प्रोडक्शन रुक जाएगी। और अगर करती है तो उनकी प्रोडक्शन चलेगी। हालांकि हम उस इलेक्ट्रिसिटी का रेंट पे, हम मान लीजिए आपने रेंट लिया, रेंट पे रूम लिया है, सॉरी, आपने रेंट पे एक स्टोर लिया है, फैक्ट्री ली है रेंट पे। उस फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है। आपने रेंट रेंट पे प्रोडक्शन, रेंट पे स्टोर फैक्ट्री ली, फैक्ट्री पे प्रोडक्शन हो रही है। उस प्रोडक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मान लीजिए आपने एक महीने का बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी का है 2000 रुपीज़। अब उस 2000 के अंदर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि मुझे अगले 30 दिन की भी इलेक्ट्रिसिटी बिल इसी में इंक्लूड होगा। एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि उस 2000 के अंदर आपको एक्स्ट्रा अगले 30 दिन का भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। नहीं रख सकते, क्योंकि अगले
जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो आपको अलग से सेपरेट पे करना होगा। तो यहाँ के फर्दर बेनिफिट्स का मतलब यही है। लाइबिलिटी का मतलब अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसका मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, मतलब अभी की जो ऑब्लिगेशन है टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट्स, जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे आ जाती है, जो हमने पास्ट में किया। मान लीजिए आपने कोई बैंक से लोन लिया, एक कंपनी गई बैंक से लोन लेने के लिए, ठीक है। अब उस बैंक से लोन तो ले लिया, लेकिन अब वो लोन उनके लिए ऑब्लिगेटरी हो गया, क्योंकि वो उनको फ्यूचर में पे करना है। हाँ, फ्यूचर में तो पे करना है, लेकिन उनकी जो एसेट्स है वो ऑब्लिगेशन उनके एसेट्स, कंपनी के एसेट्स पे वो ऑब्लिगेशन आ जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी और ओनर की एंटिटी, दोनों की एंटिटी डिफरेंट होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो कंपनी ओनर पे नहीं आएगी ऑब्लिगेशन, हमेशा कंपनी की एसेट्स पे ऑब्लिगेशंस आती हैं। अगर लोन नहीं पे कर पाएंगे तो कंपनी की एसेट सेल आउट करके बैंक वाले अपना लोन रिकवर करेंगे, राइट। तो ये तो रही लायबिलिटी। अब आता है हमारा इक्विटी और कैपिटल, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक कंपनी ओपन करने जा रहे हैं, कंपनी खोलने जा रहे हैं। आपको चाहिए उस कंपनी के लिए 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़ चाहिए आपको, लेकिन 10 लाख आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 लाख है। अब आपको क्या करना होगा, शेयर्स अलॉट करने होंगे, या आपको बताया जाएगा, शेयर्स अलॉट करने होंगे, राइट। 10 लाख के शेयर्स अलॉट करने होंगे। उसमें क्या होगा, आप कंपनी की ओनरशिप देंगे, आप कंपनी की ओनरशिप देंगे। मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर अलॉट कर दिए, तो आपके पास 10 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो गए। अब आपने उस 10 लाख रुपीज़ से एक कंपनी ओपन कर ली। अब उस कंपनी में ओपन करने का मतलब इक्विटी मिल गई। इक्विटी का मतलब ही यही होता है, कंपनी के ओनर्स, ठीक है। और कैपिटल्स, मतलब इक्विटी मतलब कैपिटल, इक्विटी शेयर्स होते हैं, शेयर्स मतलब हिस्सेदारी, ठीक है। किस पे हिस्सेदारी, कंपनी में जो पैसा लगा है, और जो कंपनी में पैसा लगा वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। वो आपको जर्नल एंट्रीज के जब सेशन होगा, हमारी वीडियो जब जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड बनेगी तो उसमें आपको बताया जाएगा डीपली। बट अभी ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ठीक है। इट इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द टोटल एसेट ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। आपने एक लाइबिलिटी में लाइन पढ़ी थी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, सॉरी स्क्रीन पे दिखा नहीं शायद, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। अब ये एक ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो तो कंपनी के मालिक हैं, पूरे प्रॉफिट पे उनका कैप है, पूरे प्रॉफिट पे उनका कैप है। बट प्रॉफिट पे तो कैप है, लेकिन प्रॉफिट में से वो पार्ट हटा देंगे जो बैंक से लोन लिया, कंपनी को लोन दिया, जितना भी लोन्स कंपनी लेती है उनको पहले हम चुकाएंगे, उनका इंटरेस्ट चुकाएंगे, उनका प्रिंसिपल अमाउंट चुकाएंगे, जितना रिमेनिंग रह जाएगा वो शेयर होल्डर्स, वो कंपनी के मालिक के लिए बचता है, जिसको हम बुलाते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट। मतलब जितना बकाया रह जाता है वो कंपनी के ओनर का होता है। कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कुछ डिविडेंड्स होते हैं, कुछ बैंक लोन्स होते हैं। इनको पे करने के बाद जितना बचेगा वो सब कंपनी के ओनर्स का होगा। इसको कहते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट, बकाया फायदा कंपनी के ओनर का होना। और टोटल एसेट्स पे ही होता है ये, कंपनी की जितनी भी टोटल एसेट्स होती हैं उस पे होता है, ठीक है। अब रेवेन्यू समझते हैं, रेवेन्यू क्या है। इट इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ द कैश रिसीवेबल्स and other consideration arising in the course of ordinary activities of business such as
सेल्स ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ठीक है, रेवेन्यू तो आप नॉर्मली आप समझ ही गए होंगे रेवेन्यू क्या होता है। आपने कोई गुड्स बेची, उससे जो इनकम हुई वो रेवेन्यू। आपने गुड्स ना बेच के आपने कोई सर्विस दी, टीचिंग की सर्विस दी, उससे आपको इनकम हुई वो रेवेन्यू। तो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बैलेंस शीट तैयार करी है सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये कोई मतलब इमेजिनरी बैलेंस शीट है, ऐसा कोई मैंने कहीं से नोट डाउन करके या देख के नहीं लिखा है, ये सिर्फ इमेजिनरी है। ठीक है, मैं बैलेंस शीट आपको समझाता हूँ। यहाँ पे होती है हमारी लाइबिलिटी, यहाँ पे क्या होती है हमारी लाइबिलिटी होती है, और यहाँ पे होता है हमारे एसेट्स। ठीक है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक नई बैलेंस शीट आपके सामने रेडी करता हूँ। सॉरी अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो कि लाइन थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। ये है हमारी बैलेंस शीट। ये फ्रेंड्स ये इमेजिनरी बैलेंस शीट है, तो आप इसको सिर्फ एज अ समझने के आधार पे लीजिए, क्योंकि ये इमेजिनरी है, ऐसे बनती नहीं है, प्रॉपर इसका वे होता है। ठीक है, इसमें जब भी आप बनाते हैं तो हमेशा टी शेप में बैलेंस शीट बन, मतलब कोई भी अगर अकाउंट्स में कोई भी शीट बनाते हैं आप, तो टी पहले टी बनाइए, उसके बाद ही जो भी लाइन ड्रॉ करनी होती है एक्स्ट्रा वो आप ड्रॉ कीजिए। तो फिलहाल अभी हम अपनी इमेजिनरी बैलेंस शीट देखते हैं। एग्जाम्पल है, सिर्फ ये एग्जाम्पल के तौर पर है। ठीक है, मान लीजिए ज़्यादातर ये आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कि बैलेंस शीट हमेशा मैच क्यों करती है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कोई कंपनी ओपन करनी है, कंपनी ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैश। कैश चाहिए, मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैश है, तो कंपनी ओपन कर लिया आपने, कैश कैश लगा दिया अपना 1 लाख रुपीज़ कंपनी ओपन करने के लिए। तो कैश हमारा क्या है, एसेट है। ये हमारी साइड होती है एसेट की, ये होती है हमारी लाइबिलिटी की। ठीक है, आपने लगा दिया कैश। ठीक, 1 लाख। अब जैसे ही आपने कैश लगाया तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गई, अब आपकी ऑब्लिगेशन हो गई। ठीक है, अब आपकी ऑब्लिगेशन हो गई उस 1 लाख पे। अब आपने कंपनी में पैसा लगाया तो फिर आपकी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अब उस ऑब्लिगेशन को हम नाम देते हैं कैपिटल। कैपिटल 1 लाख। ये दोस्तों ये वही वन लाख है जो यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा कोई 1 लाख नहीं है, ये यही वाला 1 लाख है। एंट्री इसकी कैपिटल में होगी क्योंकि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको मशीनरी परचेज करनी है 20,000 की इस कैश में से। ठीक, तो आपने क्या किया, 20,000 की मशीनरी परचेज कर ली, और यहाँ हो गया अमाउंट कम, ये हो गया 80,000। राइट, ये हो गया 80,000 हो गया। अभी भी तो मैच करेगी, अभी भी तो मैच करेगी, अभी भी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि मशीन जो कैश था हमारे पास उसमें से 20,000 की मशीनरी खरीद ली, तो मशीन की भी एंट्री आएगी, 20,000 वो भी सेटअप हो गया, 1 लाख आ गया। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, अब कंपनी को चाहिए मोर मशीन मतलब कंपनी को और अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो उसको चाहिए बैंक लोन, उसको चाहिए बैंक लोन। ठीक है, मान लीजिए इमेजिनरी पर्सन बना देते हैं मिस्टर एक्स। ठीक, मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स गए बैंक के पास, बैंक के पास गए लोन के लिए, लोन के लिए। अब अगर लोन बैंक देगी, लोन, ठीक, लोन बैंक ने दिया, लोन बैंक ने दिया कितने का, 40,000 का।
40,000 का। अब यहाँ दो चीज़ें क्रिएट होंगी, एक तो कैश और एक ऑब्लिगेशन। दो चीज़ें क्रिएट होंगी। 40,000 का कैश क्रिएट हो गया, मतलब इनके पास पैसा आ गया, एसेट आ गई 40,000 की। साथ ही साथ में इनके पास एक ऑब्लिगेशन आ गई। ये इनको हम बोलते हैं आउटसाइडर, आउटसाइडर बोलते हैं। एक ऑब्लिगेशन आ गई 40,000 की। अब ये जो कैश है ये तो एसेट साइड जाके ऐड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 40,000 ये हो गया 1,20,000। ठीक, ये तो यहाँ जाके ऐड हो गया है कैश। अब इस ये जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई इसको हम नाम देते हैं बैंक लोन, और ये सेम ऑब्लिगेशन यहाँ पे एंटर हो जाएगी। ठीक है, बैंक लोन 40,000। तो आप कुछ इसमें कॉन्सेप्ट समझे। देखिए, मैच करके बैलेंस शीट अभी मैं आपको बताता हूँ। 1,40,000, 1,40,000। देखिए, इफेक्ट दोनों का सेम रहेगा क्योंकि कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं। अगर कंपनी कुछ भी करती है तो इफेक्ट दोनों के एसेट और लायबिलिटी में ही आता है। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी में ही इफेक्ट आता है। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, कम आपको कंपनी खोलनी थी, कंपनी में आपने 1 लाख पैसा लगाया। ठीक है, उस 1 लाख पैसा लगाया तो सेम एंट्री ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई कैपिटल में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी तो 1 लाख आई। ठीक है, अब उस 1 लाख में से आपने 20,000 मशीनरी परचेज कर ली तो कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि मशीनरी की भी एंट्री आएगी, तब भी 1 लाख का रहेगा। लेकिन अब आप कंपनी को चाहिए एक्सपेंशन, एक्सपैंड करना उनको बिजनेस, उनको एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत है। तो वो गई बैंक के पास, मिस्टर एक्स गया बैंक के पास, बैंक को अप्रोच करा, हे बैंक मुझे लोन दे दो 40,000 का। अब लोन लेते ही यहाँ पे दो चीज़ें क्रिएट हुई, एक तो उनका कैश इंक्रीज हो गया 40,000 से, दूसरा उनका ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया 40,000 से। इफेक्ट दो कहीं नहीं आएगा। अगर इफेक्ट आता तो फिर मैच नहीं करती बैलेंस शीट, लेकिन दोनों का इफेक्ट सेम है। जब 40,000 वहाँ पे कैश इंक्रीज हुआ, ऑब्लिगेशन भी साथ में इंक्रीज हुई। ठीक, अगर कोई भी एसेट, देखिए इसका मतलब क्या है, ऑब्लिगेशन कम तो एसेट भी कम, ऑब्लिगेशन ज़्यादा तो एसेट भी ज़्यादा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर पैसा आप कहीं बाहर से ले रहे हैं तो पैसा तो जेब में उस टाइम आ गया, लेकिन वो उस फिर कुछ टाइम बाद जेब से जाना भी है, तो इफेक्ट तो नहीं हुआ। तो यही होता है बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। और हाँ, अब ये जो आउटसाइडर देख रहे हैं आप, ये बैंक ऑब्लिगेशन बैंक लोन आउटसाइडर है। अब इस कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा 1 लाख में से, मतलब 1,40,000 में से पहला भी जितना प्रॉफिट होगा तो वो बैंक लोन को जाएगा। रिमेनिंग रेजिडुअल इंटरेस्ट जाता है मिस्टर एक्स को। आपने जैसे कैपिटल और इक्विटी की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो ये तो था बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट कि बैलेंस शीट हमेशा मैच क्यों करती है। अब हम आपने आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी और सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारा सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम। हालांकि छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट की स्पेलिंग DEBIT और क्रेडिट की स्पेलिंग CREDIT, बट इसके शॉर्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं DR और CR। ठीक, ट्रांजैक्शंस DR CR, डेबिट एंड क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ड्यूअल कॉन्सेप्ट चलता है, एक डेबिट चलता है क्रेडिट चलता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग अटेम्प्ट्स टू रिकॉर्ड बोथ इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स ऑन द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दोनों अटेम्प्ट्स को रिकॉर्ड करना, सेम टाइम पे डेबिट रिकॉर्ड करना है, सेम टाइम पे क्रेडिट रिकॉर्ड करना है, और इसी से जर्नल एंट्री पास होती है। इसके बेसिस पे ही जर्नल एंट्रीज पास होती हैं।
इसके बेसिस पे ही सारा अकाउंट्स रन करता है। अगर आप फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं या कोई भी अकाउंटेंट बनते हैं या किसी चार्टर्ड अकाउंट फर्म में आप काम करते हैं, तो नॉर्मली आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स होना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा रहेगा ट्रिक्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बट फिलहाल अभी इसको हम ड्यूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं और ड्यूअल एस्पेक्ट बोलते हैं, इसको ड्यूअलिटी कंसेप्ट बोलते हैं। ड्यूअलिटी, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स। आप छोटा सा दिमाग में लगा लीजिए कि डबल एंट्री का मतलब क्या है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। इसको ड्यूअलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं और ड्यूअल एस्पेक्ट बोलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, ट्रिक्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, हमारे एसेट जिनसे हम फ्यूचर बेनिफिट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारे एक्सपेंसेस जिनसे हम फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमारी लायबिलिटी, हमारी ऑब्लिगेशन, ठीक है, हमारी ऑब्लिगेशन जिनको हमें पे ऑफ करना होता है, हमारी इक्विटी और कैपिटल जिसका इंटरेस्ट रेजिडुअल होता है, रेवेन्यू आपको इनकम हो रही है वो होती है जनरली। ठीक है, देखिए क्या होता है। अब ये शॉर्टकट है, हालांकि इस कॉन्सेप्ट से आप चलिएगा, बहुत अच्छा है ये शॉर्टकट ट्रिक है, मतलब ट्रिक है एक तरह की है डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को समझने की। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होती है। आपने एक पेन लिया, आपके पास पेन की एडिशन हो गई, ठीक है, बट सेम टाइम पे कैश की डिडक्शन हो गई। कैश भी तो एसेट है ना, कैश भी एसेट है, सेम टाइम कैश भी डिडक्ट हुआ तो डिक्रीज। ठीक, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में फिर एक्सपेंसेस देखिए क्या होता है, एक्सपेंसेस बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और घटेंगे तो क्रेडिट, और बैलेंस इसका आएगा डेबिट बैलेंस आएगा। लायबिलिटी, इक्विटी कैपिटल, रेवेन्यू इनकम बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, डिक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी। देखिए क्रेडिट का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है आपके पॉकेट से जाना। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, जो डेबिट साइड जो होती हैं, डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ पे सारी इनकम आती है और क्रेडिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब जो आपका रेवेन्यू, मतलब जो आपको सेल आउट करने होते हैं सारे एक्सपेंसेस आते हैं उसमें। ठीक है, सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आते हैं। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लीजिए, एसेट लायबिलिटी, एसेट एक्सपेंसेस बढ़ती हैं तो डेबिट और घटती हैं तो क्रेडिट, बैलेंस इनके डेबिट में ही आएंगे। ठीक है, लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू बढ़ती हैं तो क्रेडिट, घटती हैं तो डेबिट, बैलेंस इनके क्रेडिट में आएंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको अकाउंट्स में और कौन से टॉपिक कवर करने हैं, हम ज़रूर उसमें वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी अकाउंट्स की वीडियो देखने को मिलेगी। और जो स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम से हैं उनको बहुत हेल्पफुल मिलेगी मेरी वीडियो से। और आप कोई भी कॉन्सेप्ट मुझे बताएंगे, चाहे वो बिजनेस लॉ से रिलेटेड, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी, आप जस्ट मुझे कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो अभी तक इस वीडियो में तो यहीं तक है, अगली वीडियो तक का वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।